प्रस्तुत हैं भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, आज की किसान वाणी की कड़ी को लेकर हाजिर हूँ मैं चुमकी। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज की किसान वाणी की इस कड़ी में। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे साइंटिफिक वे ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में और साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक मधुर स्थानीय लोक संगीत। तो श्रोताओं, साइंटिफिक तरीके से कैसे पोटैटो कल्टीवेशन किया जा सकता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर गोगोई जी। तो चलिए देर ना करते हुए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे किसान वाणी के कार्यक्रम में। जी नमस्कार सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल इंडिया रेडियो हाफलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि जो पोटैटो कल्टीवेशन है उसके लिए किस टाइप का वेदर सबसे अच्छा रहता है? जी, पहले तो देखिए वेदर कंडीशन कौन सा अच्छा है बोलने से पोटैटो हम लोग सभी कंडीशन में लगा सकते हैं। अच्छा। पोटैटो एक्चुअली जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर समय में अलग अलग वेदर होता है हम लोग का यहाँ पे भी। तो उसके हिसाब से अलग अलग जगह में अलग अलग टाइमिंग होता है। अच्छा। पोटैटो एक्चुअल में हम लोग 3 सीजन में लगा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का यहाँ का जो वेदर है एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है वेदर का, तो अभी का जो टेम्परेचर है, जैसे हम लोग का अभी 16 से 25 डिग्री के आसपास है, वो बेस्ट टेम्परेचर होता है 25 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर होता है हम लोग के लिए पोटैटो के लिए। और ये सबसे बेस्ट सीजन मतलब टाइमिंग जो होता है ना हम लोग का मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक बेस्ट होता है टाइम लगाने के लिए। अच्छा। तो उसी समय में लगाने से हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा ग्रोथ अच्छा होता है। प्रोडक्शन ग्रोथ। तो अगर हम लोग सोइल का बात करें तो किस टाइप का सोइल में प्रोडक्शन अच्छा होता है? जी, सॉइल देखिए कुछ भी चीज़ लगाने के लिए हम लोग को सॉइल हो या वेदर कंडीशन, उसका वेराइटी, उसका टाइम ऑफ प्लांटिंग कब लगाना है, मतलब ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले हम लोग को जानना है ये सब लगाने के लिए, मतलब कुछ भी क्रॉप्स लगाने के लिए, उगाने के लिए, तो वो सब हम लोग को पहले से जानना पड़ता है। तो जैसे कि आप बोला सॉइल कैसा चाहिए, पोटैटो ऐसा एक क्रॉप्स है, उसको थोड़ा सैंडी लोम, मतलब थोड़ा हिंदी में बोलने से हम लोग थोड़ा बालू टाइप का सॉइल में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसा सॉइल में, और जो कि मतलब रिवर साइड है या मतलब थोड़ा बालू टाइप का जो जहाँ पे पानी स्टोर नहीं होता है, ऐसा टाइप का सॉइल में, मतलब ऐसा जगह में ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी बीच में हम एक बात बोलना चाहते हैं कि मतलब सपोज फॉर मतलब सॉइल मिट्टी का सार जो होता है ना मिट्टी में, वो थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग को एक रोटेशन करना है, क्रॉप रोटेशन जो हम लोग बोलते हैं। उसके लिए हम लोग जैसे पाल्स क्रॉप, ब्लैक ग्राम हो या ग्रीन ग्राम हो, ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें नाइट्रोजन का जो वो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बोलते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है उस सॉइल में। मतलब इस साल आप लगाया पोटैटो वो जगह में, नेक्स्ट ईयर भी पोटैटो लगाया, उसका बाद में इन बिटवीन मतलब बीच में 1-2 साल वो जगह में हम लोग को एक पाल्स क्रॉप लगाना है। अच्छा। तो वो मिट्टी ज़्यादा अच्छा होता है फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। सर, आपने कहा पोटैटो कल्टीवेशन के लिए, यानी कि आलू की खेती के लिए या कोई भी फसल लगाने के लिए मिट्टी, जलवायु और किस्में, इन सभी का ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे डिमा हासाव जिले की बातें करें तो हमारे इस जिले में पोटैटो कल्टीवेशन का कितना स्कोप है? जी, पोटैटो कल्टीवेशन यहाँ पे स्कोप तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि एक थोड़ा हिली एरिया भी है, थोड़ा हम लोग का यहाँ पे प्लेन एरिया भी है, रिवर साइड एरिया भी है, वो जगह में सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए क्या होता है, हम लोग का सबसे ज़रूरी बात होता है सिलेक्शन ऑफ वेराइटी। हम लोग कौन सा वेराइटी लगाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग धान का ही पकड़ लीजिए, हम लोग का यहाँ पे जो झूम खेती करता है, झूम में लगाने वाला वेराइटी अलग होता है, या पानी खेती जो होता है प्लेन्स में लगाने वाला उसका वेराइटी अलग होता है। उसी का हिसाब से पोटैटो का भी ऐसा वेराइटी है, जो वेराइटी मतलब आपका टाइमिंग होता है, एक वेराइटी का हिसाब से कौन सा टाइम में लगाना है और कौन सा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और आपका पकड़ लीजिए जो झूम एरिया है, मतलब उसमें कौन सा वेराइटी लगाने से अच्छा होगा, या जो मतलब नदी का सामने में है, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे लगाने से कौन सा एरिया अच्छा होगा। तो वेराइटी सिलेक्शन मेरे ख्याल से बहुत एक ज़रूरी बात है पोटैटो कल्टीवेशन के लिए। तो सर, झूम एरिया में कौन कौन सी वेराइटी लगाने से अच्छा होगा?
क्योंकि हमारे इस एरिया में, इस पार्वत्य अंचल में जूम का खेती बहुत ज़्यादा है। जी जी, झूम खेती बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो फॉर स्पेसिफिक झूम के लिए तो अभी तक कुछ वैरायटी ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट जो वैरायटी है जैसे कि आपका हो गया कुफरी जुटी बोल के एक है, या कुफरी मेघा बोल के है। ये कुफरी मेघा जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया था कि आपका टाइम ऑफ प्लांटिंग अक्टूबर से मिड नवंबर तक हम लोग लगा सकता है। बट ये कुफरी मेघा और एक कुफरी और एक भी वैरायटी है, वो भी थोड़ा लेट प्लांटिंग भी कर सकता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे झूम में अभी धीरे धीरे हम लोग का राइस वो मतलब हार्वेस्टिंग कर दिया है। उसका बाद में हम लोग वहाँ पे ये 2 वैरायटी लेके हम लोग जा सकते हैं फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। बाकी कुछ वैरायटी है जैसे कि चंद्रमुखी बोल के है एक, और एक पुखराज बोल के है, वो सब वैरायटी भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बट कुछ वैरायटी का हिसाब से बोलने से जैसे कुफरी मेघा हो गया, कुफरी ज्योति, ये कुछ बीमारी का भी मतलब टॉलरेंस है और कुछ रेजिस्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल कुफरी मेघा आपका जो हम लोग का दिमाग हासों डिस्ट्रिक्ट बोल के नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेड ब्लाइट जो एक बीमारी होता है, लेड ब्लाइट बोल के, पत्ता भी आपका सूख जाता है, ऐसा एक बीमारी होता है। तो वो बीमारी के लिए वो थोड़ा मतलब रेजिस्टेंट है, तो वो बीमारी को कवर अप कर सकता है। इसीलिए ये 2 वैरायटी जैसे मैं बोला कुफरी ज्योति और कुफरी आपका मेघा, ये सब वैरायटी में जाने से हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। और ये दोनों किस्में जो आपने बोला है, कुफरी मेघा और कुफरी ज्योति, ये दोनों पहाड़ों में लगाने के लिए उपयुक्त। और ये लगाने के लिए आपने बोला है कि थोड़ा लेट लगाने से भी चलता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या ये लगा सकता है? मिड दिसंबर तक लगा सकता है। हम लोग का जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि सिलेक्शन ऑफ वेराइटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी क्रॉप्स। मतलब कोई भी क्रॉप लगाने के लिए, कोई भी उगाने के लिए वैरायटी क्यों ज़रूरी है? अभी देखिए कुछ जैसे मैं बोला कुफरी ज्योति, उसका आपका ड्यूरेशन होगा शायद 110 से 120 डेज। और कुछ वैरायटी है जैसे जो चंद्रमुखी बोल के एक वैरायटी बोला, वो वैरायटी का आपका ड्यूरेशन होता है 80 to 100 डेज। मतलब एक समय के लिए वो ज़्यादा मतलब टाइम होता है, प्रॉपर टाइमिंग। ग्रोथ स्टेज जैसे हम लोग का भी एक ग्रोथ स्टेज होता है, बच्चा होता है, उसका बाद जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसी का हिसाब से ये क्रॉपिंग वैरायटी का भी एक स्टेज होता है। तो उसका हिसाब से अगर हम लोग लगाएगा तो थोड़ा अच्छा होता है। और लेट में लगाने वाला वैरायटी भी कुछ है, जैसे अभी मैं बोला मेघा का बारे में, तो वो भी हम लोग लगा सकता है दिसंबर तक। जी सर, इन सारे किस्मों का बीजन हमारे डिमा हासाओ जिले के किसान भाई बहन कहाँ से उपलब्ध करें? ये सब, हाँ, ये भी बीजन कहाँ से मिलेगा, ये एक ज़रूरी बात है। पोटैटो का आपका रिसर्च स्टेशन से लेने से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग में है, CPCRI बोलते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से हम लोग मतलब ले सकता है। नहीं तो आजकल गवर्नमेंट से भी ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि कुफरी ज्योति थोड़ा पुराना वैरायटी है, फिर भी आजकल मतलब हर जगह में कुफरी ज्योति ही ज़्यादा देखने को मिलता है मतलब पोटैटो उगाने के लिए। तो सर, जो किसान अभी नए और पोटैटो कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, जी, वो हो गया। उसका बाद में हम लोग को फील्ड प्रिपरेशन होगा। अच्छा। मतलब जैसे पहले आप बोला था सॉइल टाइप, कैसा टाइप का सॉइल है? हाँ। सॉइल जैसे मैं बोल लिया थोड़ा बालू टाइप का, हाफलोंग हिंदी में बोलने से मतलब थोड़ा सैंडी लोम सॉइल होना है। हाँ। तो वो सॉइल में ज़्यादा अच्छा होता है। उसका बाद में फील्ड प्रिपरेशन, फील्ड प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग का यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, पोटैटो लगाने का बाद में आपका कुछ कीड़ा जैसे कि रेड एंट हो या कुछ वाइट एंट हो, वो सब पोटैटो को खा लेता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो जो सॉइल प्रिपरेशन मतलब फील्ड प्रिपरेशन जो होता है वो अच्छे से करना है। कैसे करना है मतलब आपका हो गया, जब भी हम लोग प्लाउइंग करता है या मतलब ट्रैक्टर से हो या मतलब गाय से हो या कुछ भी, वहाँ से जब प्लाउइंग करता है उसी समय में हम लोग को मतलब धूप में सुखाने के लिए जो मिट्टी होगा उसको चूना का साथ में मिक्स करके अगर 3-4 दिन मिनिमम 1 हफ्ता जैसा धूप में हम लोग सूखने को देगा, मतलब वो चूना मिक्स होना है मिट्टी का साथ में। अच्छा। उसका बाद में अगर हम लोग रो बनाएगा मतलब लगाने के लिए, तो वो मतलब क्या होता है जो रेड एंड हो वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उसको आने नहीं देता है वो लोग। तो ऐसा करने से हम लोग ये मतलब रेड एंड हो उसके लिए उससे बच सकता है।
अगर फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम लोग फॉर केमिकल अप्लाई करने से मतलब केमिकल अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले मिट्टी को खोदना है, उसको प्लेन करना है और 7 दिनों के लिए धूप में यूं ही छोड़ देना है। या और इसमें मतलब चूना भी मिक्स चूना करना मिक्स है। करके तो छोड़ने इसका से परिमाण कितना है चूना का? जी, चूना का परिमाण कितना है, देखिए मतलब एग्जैक्ट अभी हम लोग का फार्मर्स का क्या होता है, हम लोग इतना देना है वो देना है बोलने से हम लोग नहीं होता है, क्योंकि कोई वेट नहीं कर सकता है। चूना आप अपना हिसाब से दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि सुना है हम लोग 1 बीघा में 1 क्विंटल डाल दिया या 2 क्विंटल डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसी का हिसाब से फॉर एज ए ओवरऑल आप लोग पर बीघा में अराउंड 40-50 केजी का आसपास डाल सकते हैं। अच्छा। अभी तो हम लोग जैसे बोला सॉइल कैसा होना है वो बात कर लिया, उसका बाद में कौन सा समय में लगाना है वो बात कर लिया, उसका बाद में जो लेट वेराइटी बोला था कुफरी मेघा और एक वेराइटी कुफरी सिंदूरी बोल के, ये 2 लगाने का जो बात कर रहा था हम लोग। उसका बाद में कुछ कैसे लगाते हैं हम लोग, अभी सपोज रो बना लिया, अभी लगाने का है पोटैटो कितना है पर क्विंटल में, वो भी एक बात है। आपका पर बीघा में कितना लगाना है, पर हेक्टर में कितना होगा, तो आपका जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे क्या क्या डालना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो सीड्स यूज़ करेगा पोटैटो सीड्स, उसको मतलब कैसे लगाना है वो सब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं बोला प्लांटिंग तो हो गया, मतलब कौन सा समय में लगाना है, उसका बाद में हो गया सीड सिलेक्शन, मतलब हम लोग कौन सा सीड लेना है। सीड जो पोटैटो का होता है वो हम लोग एक्चुअली सर्टिफाइड सीड लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो सीड का साइज़ एक्चुअली अगर मीडियम साइज़ का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर बड़ा साइज़ का भी होने से उसको हम लोग स्लाइस करके मतलब लगा सकता है, स्लाइस करके मतलब लगा सकता है। जो साइज़ होता है 2 to 5 सेंटीमीटर का, अराउंड आपका 25 ग्राम का आसपास होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग काट के लगा सकता है। और उसका बाद में सीड ट्रीटमेंट जो होता है, अभी नॉर्मल जो है उसको हम लोग जनरली सीड ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करता। तो लेकिन अगर कुछ इन्फेक्टेड चीज़ है या कुछ है, उसको हम लोग अगर सीड ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। तो नेक्स्ट हो गया आपका सीड सोर्सेस, जैसे मैं बोला एक्चुअली सर्टिफाइड होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो सीड रेट कितना होता है, हम लोग को कितना सही है पर क्विंटल में, पर हेक्टर में मतलब अराउंड 7.5 बीघा। तो 7.5 बीघा का अगर ज़मीन होगा तो उसमें हम लोग अराउंड 20 to 25 क्विंटल का 20 to 25 क्विंटल जैसा हम लोग को पोटैटो सीड चाहिए होगा लगाने के लिए। तो बीघा हिसाब से अगर कन्वर्ट करेगा तो हम लोग 7.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अराउंड 7 मतलब 3 क्विंटल 3 to 3.4 क्विंटल का आसपास में हम लोग को सीड चाहिए 1 बीघा के लिए। स्पेसिंग कितना पास में हम लोग को लगाना है, तो अराउंड 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना है मतलब एक से दूसरे का। तो उसी का बीच में अगर लगाएगा तो हम लोग को ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होता है। ये स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा रूम में अगर ज़्यादा आदमी बैठेगा, मतलब 10 आदमी का कैपेसिटी वाला रूम में 20 आदमी बिठाएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे बैठने के लिए भी मुश्किल होगा, खाने के लिए भी मुश्किल होगा। तो उसी का हिसाब से इन एवरी क्रॉप आपका स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर खाने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर बैठने को नहीं मिलेगा तो उन लोग का भी ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। और सर लाइन से लाइन की दूरी हम कितना रखें? वही मतलब 30 सेंटीमीटर का एक रख दीजिए और बाकी ये जो है 20 to 25 सेंटीमीटर का ऐसा कर सकता है हम लोग। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही।
पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पोटैटो का सीड्स लगाने के बाद इसके बाद का जो प्रक्रिया है, कार्य है, काम है, क्या करना चाहिए? जी, तो अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर लिया अराउंड सीड सिलेक्शन से लेके हम लोग सॉइल टाइप प्रिपरेशन। अभी जो फील्ड प्रिपरेशन होता है, हाँ। उसमें हम लोग को पहले से ही एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन। मतलब क्या है, हम लोग जो हम लोग का मिट्टी है उसमें हम लोग मिनिमम डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग को प्रोवाइड करना है, और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये हो गया मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट्स को सही है। तो लेकिन ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम किसका फॉर्म में आता है? आपका यूरिया, SSP और MOP। मतलब यूरिया तो सभी को मालूम होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, और एक म्यूरेट ऑफ पोटास बोल के आता है। अच्छा। तो उसका अमाउंट कितना है, पहले ही हम लोग जब प्रिपरेशन करेगा, फील्ड प्रिपरेशन, उसमें हम लोग जब रो बनाएगा उस समय में हम लोग को देना है वो अमाउंट था। एक्चुअली आपका अगर पर बीघा का हिसाब से अगर पकड़ लीजिए तो यूरिया चाहिए होगा अराउंड 19 kg पर बीघा, और SSP चाहिए हम लोग को अराउंड 45 to 50। उसका बाद में अगर म्यूरेट ऑफ पोटास 12 से 15 kg पर बीघा देने से होता है। अगर इसको हम लोग हेक्टर में कन्वर्ट करेगा तो इनटू मल्टीप्लाई बाय 7.5 होने से अराउंड यूरिया होगा आपका 133 to 135। उसका बाद में आपका होगा 312 से 315 तक SSP। हाँ। और म्यूरेट ऑफ पोटास हो जाएगा आपका अराउंड 80 से 85। अच्छा। ये मिनिमम डोज ऑफ आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाद और उर्वरक के बारे में हमने बातें की। जब पौधा थोड़ा सा उग गया हो, थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या इसमें और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स डालना ज़रूरी है? जी, उसका हिसाब से न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली हम लोग यहाँ पे स्पेशली इन दिमाग हासार डिस्ट्रिक्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सब न्यूट्रिएंट्स फॉलो नहीं करता है। जब भी हम लोग बीमारी होता है तभी हम लोग उसको ध्यान देता है, या कुछ कीड़ा आने से हम लोग ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन इसी बीच में न्यूट्रिएंट्स और आपको फॉर एग्जांपल मल्चिंग होता है, वीडिंग होता है, वो सब इंटरकल्चर ऑपरेशन जो हम लोग बोलते हैं, या इरिगेशन। पोटैटो में तो हम लोग जनरली पानी नहीं देता है, बट पोटैटो को भी तो पानी चाहिए। तो पोटैटो को इरिगेशन बोलने से हम लोग 3 टाइम्स देना है। एक
लगाने का बाद में अराउंड 8 to 10 डेज बाद उसका बाद में एक था आपका 25 डेज का बाद में एक लगाना है जो स्टोलन फॉर्मेशन बोलता है, जो मतलब आपका स्प्राउटिंग होने के बाद जो स्टोलन फॉर्मेशन होगा वो स्टेज में। उसका बाद में एक होता है आपका 1-2 महीना का आसपास में, मतलब 2 महीना का बाद में एक स्प्रे करना है जब वो मतलब आपका फॉर्मेशन होगा ट्यूबर फॉर्मेशन का स्टेज में। और जब एक ट्यूबर डेवलपमेंट होगा अराउंड 80 डेज का बाद में, उसी समय में एक मतलब इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो और एक जैसे मैं बोला था माल्चिंग ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माल्चिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग का जो पॉन्ड होता है या मतलब जो हाफलोंग हिंदी में हम लोग जैसे पुखुरी बोलता है, वहाँ पे वाटर हाइसिंथ होता है। वाटर हाइसिंथ मतलब ये माल्चिंग पर्पस के लिए अगर हम लोग यूज़ करेगा तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग पानी को कंजर्व करके रखता है। तो उसको मतलब अगर यूज़ करेगा तो हम लोग ये 3 स्प्रे मतलब 3 इरिगेशन का जो स्प्रे बोला वो नहीं करने से भी हम लोग को 2 करने से भी होगा। अच्छा, तो सर ये वाटर हायसिंथ को देने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये वाटर हायसिंथ हम लोग रो बनेगा, इन बिटवीन रोज हम लोग वाटर हायसिंथ को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं और लाके हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे दूसरा खेती में हम लोग अभी धान काटने के बाद में जो उसका स्ट्रॉ रह जाता है उसको हम लोग बीच में बिछाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोर्ड, आपका पम्पकिन, वो सब का बीच में, तो उसको क्यों रखते हैं हम लोग? मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। तो ऐसे ही हम लोग को ये वाटर हायसिंथ भी हम लोग इसमें यूज कर सकता है। अच्छा सर, जब पोटैटो हो जाता है तो कैसे पता चले कि नीचे पूरा पोटैटो वो मैच्योर हो गया है, अब उठाना है? जी, मैच्योरिटी मतलब आपको देखिए, जैसे हम लोग जब मैच्योर हो जाता है हम लोग का बाल मतलब वाइट होने लगता है या हम लोग का स्किन थोड़ा वो हो जाता है, तो उन लोग का भी ऐसा होगा। जैसे हम पहले ही बोला था, इन लोग का ड्यूरेशन जैसे आपका 110 डेज होता है, 110 से 120 डेज किसी का, हाँ किसी का 80 से 90। तो आप लोग को वहाँ पे जो उसका पत्ता होगा वो सड़ जाएगा, आपको देखने से ही मतलब बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन ही हम लोग को मालूम हो जाएगा कि हाँ ये हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ है हम लोग को, तो अभी हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए जा सकता है। जी, तो सर पोटैटो में बहुत सारे रोग लगते हैं। जी जी। तो इन बीमारियों से हम कैसे अपने पोटैटो को रक्षा करें, किस तरह से प्रोडक्शन अच्छा हो, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, पोटैटो में जैसे मैं बोला पहले स्टार्टिंग से हम लोग को एक प्रॉब्लम हो सकता है एंट का, इंसेक्ट बोलने से, आपका रेड एंट हो या व्हाइट एंट हो, उसके लिए मैं वो बोला सुना का जो इस्तेमाल करने के लिए। अगर उससे भी आपको ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक होता है मस्टर्ड ऑयल केक बोल के एक मिलता है, मस्टर्ड ऑयल केक भी हम लोग डाल सकते हैं। उसमें 150 से 155 kg पर हेक्टर होता है, उसको डालने से भी हम लोग वहाँ से मतलब थोड़ा राहत मिलता है, वो जो रैंड एयर होता है। अगर केमिकल का बात करें तो थाइमिथोक्साम बोल के एक केमिकल होता है, वो भी अगर अप्लाई करेगा तो आपको उससे राहत मिलेगा। तो ये हो गया इंसेक्ट। जनरली हम लोग का यहाँ पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैं उसका बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग को ब्लाइट। तो ब्लाइट तो अभी जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अभी हम लोग का न्यू ईयर का आगे आगे एक बारिश होता है, एक बारिश होगा, वो बारिश का बाद ही ब्लाइट होना शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, कॉपर फंगिसाइड जो होता है, कॉपर फंगिसाइड या बोलने से आपको एक साइमोक्सेनिल और मैनकोजेब मिक्स्ड एक मतलब आपका फर्टिलाइज़र मिलता है, वो अगर हम लोग वो बारिश होने का आगे आगे अप्लाई करेगा तो हम लोग को ये ब्लाइट से भी थोड़ा बचने का चांस होता है। मतलब एक स्प्रे होने से नहीं, वो बारिश का आगे में हम एक किया, उसका बाद में 15-25 का डेज में जनवरी में एक फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा। और जनवरी लास्ट का बीच में भी अगर ज़्यादा हुआ है तो एक स्प्रे करने से हम लोग को इससे राहत मिल सकता है। जी सर, पोटैटो सड़ना एक बहुत ही आम बीमारी है। बहुत सारे किसानों को ये कहना है कि जो भी वो प्रोडक्शन लेते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो क्या करने से वो सड़ने और गलने का प्रॉब्लम जो है, इससे हम अपने फसल को बचा सकते हैं? मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग का बाद में, जी जी, जो हार्वेस्टिंग के बाद में हम लोग को उसको एक्चुअली अच्छे से रखना है। जैसे हम लोग अच्छे से रहता है, अच्छे से रहने से हम लोग को भी कुछ बीमारी कम होता है, वो होता है, उन लोग को भी हम लोग को अच्छे से एक अच्छा प्लेस में रखना है। अगर जो प्लेस में रखेगा, अगर किसी रूम में रखेगा तो पहले रूम को क्लीन करना है। तो आप लोग मतलब जैसे हम लोग कुछ ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करता है या कुछ दूसरा चीज़ फॉर्मेलिन यूज़ करके उसको रूम को पहले क्लीन करके रखना है। उसका बाद में अगर हम लोग वहाँ पे स्टोर करेगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मतलब स्टोरेज पे ध्यान देना स्टोरेज है। पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है सर, तो जैसे कि दिमाग हासाओ डिस्ट्रिक्ट पे तो प्लेन्स के तुलना में ठंड बहुत ज़्यादा होता है, जी। तो इस ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड होता है, उस टाइम में आलू की खेती को कुछ प्रॉब्लम होता है? जी नहीं, एक्चुअली देखिए, हम लोग का पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही हो या पूरा दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अभी का सीजन में हम लोग का टेम्परेचर 16 से 25 का बीच में चल रहा है। तो ये टेम्परेचर में पोटैटो के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा ही होता नहीं, है। अच्छा ही होता मतलब देखा जाए तो विंटर का सीजन ही पोटैटो के लिए है, अच्छा पोटैटो है। के लिए अच्छा है। तो केवी कैसे पोटैटो कल्टीवेशन के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह किया जाता है? जी जी जी, हम लोग रिसेंटली ड्यूंगब्रा में भी पोटैटो कल्टीवेशन के लिए मतलब एक ट्रेनिंग रखा है, और हम लोग इन कोलैबोरेशन विथ CPCRI, मतलब जो मैं शिलोंग में है बोला पोटैटो रिसर्च स्टेशन, उन लोग का तरफ से हम लोग जो मैं कुछ वेराइटी बोला था, जैसे कुफरी मेघा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सिंदूरी, ये सब वेराइटी थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो लोग हम लोग को दिया था। हम लोग ड्यूंगब्रा एरिया में वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फार्मर्स को दिया है, और वो लोग भी आके अभी ट्रेनिंग देने वाला है। अच्छा, तो फार्मर्स लोग कितने इंटरेस्टेड है? फार्मर्स लोग तो पोटैटो बोल के नहीं, कोई भी चीज अगर उन लोगों को मिलेगा तो सब इंटरेस्ट ही होगा। जिसका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो तो आएगा ही। तो वो लोग इंटरेस्टेड है, अभी इस बार वो लोग करके उसका प्रोडक्शन कितना मिलता है वो लोग देखेगा। तो नेक्स्ट ईयर में वही वो लोग हॉराइजॉन्टल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बोला है कि एक दूसरे को दे, दूसरा तीसरा को दे, ऐसे होने से ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। श्रोताओं, इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हुए अब सुनते हैं एक मधुर स्थानीय लोक संगीत। तो श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद अब हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। तो सर धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं ये जानकारी सभी किसान भाई बहन के लिए भी फायदेमंद रहेंगी। थैंक यू सो मच। जी ज़रूर, थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो ऑल्सो। जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसान भाइयों बहनों अगर ये सुन रहे हैं पोटैटो कल्टीवेशन का बारे में, इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोटैटो का ही है। तो आप लोग अगर कोई भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ वो हो, तो हम लोग का साथ में कांटेक्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट का साथ में कांटेक्ट कर सकता है, तो आप लोग को ही फ़ायदा मिलेगा। हम लोग को कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला आप लोग को, मतलब जो बीमारी का बारे में बोला या कुछ उसका मतलब दूसरा इंसेक्ट का बारे में बोला। हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग का पास में कुछ दवाई है, हम उसी को ही अप्लाई कर देता है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होता है कि कौन सा बीमारी है और हम लोग कौन सा दवाई अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले जानना जरूरी होता है। अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग वही दवाई, प्रॉपर दवाई यूज़ करने से ठीक होगा। अगर दूसरा बीमारी हुआ है तो अगर ये दवाई, मतलब आपका पास में जो दवाई होगा वो मारने से ठीक नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को बीमारी को चिन्हना है, मतलब इंसेक्ट को जानना है, उसका बाद में ही एप्लीकेशन के लिए, दवाई एप्लीकेशन के लिए जाना है। इसीलिए आप लोग सभी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो हम लोग का साथ में कांटेक्ट रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप लोग हम लोगों से आके पूछ सकता है।
जी श्रोताओं, आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, अगर आपके खेतों में कोई भी बीमारी का लक्षण आपको देखे तो आप तुरंत ही कृषि विज्ञान केंद्र हाफलंग डिमा हासाओ के इस विभाग में जाकर संपर्क करें। हमारे यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आप लोगों को सेवा देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो श्रोताओं, इसके साथ ही हम समेटने जा रहे हैं हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम को। लेकिन जाने से पहले हम आपको हर रोज की तरह याद दिला देते हैं, अगर इस कार्यक्रम से जुड़े आपके पास कोई भी सुझाव हो, परामर्श हो, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए 0367329905 और कॉल करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसान वाणी कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं चुमकी और मैं दीप्ति आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। किसान वाणी प्रायोजक थे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय।